now you know the types of reagents. We'll just recapitulate what we have done in the previous class. Okay, so in the previous class we had discussed the types of reagents, right? And we had discussed about both nucleophiles and electrophiles. Yes, ठीक है. So we had discussed कि कितने types के electrophiles होते हैं, कितने type के nucleophiles होते हैं. I assume you're not having a problem. In case you, explored it and had a problem, encountered a problem, please आप मुझसे पूछिए on WhatsApp. I'm always there. I'll always revert back to you. So that's about our previous lecture. Starting with, I'll just begin with, and notes I have to send. I have handwritten notes. I'll make notes for this chapter and send it to you today itself by say 11:30. कल आप पढ़ लेना, ठीक. And we've also discussed about reaction intermediates. मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं किया था reaction intermediate, which I'll be doing now. अभी मैं करती हूँ reaction intermediate discuss. देखो, अब मैं आपको बताती हूँ reaction intermediate जो है आपको पता होना चाहिए what is a carbocation, what is a carbene, what is a nitrene. मगर वो उससे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कहीं से भी कुछ सॉल्व करने में बहुत हेल्प नहीं करने वाला है. सो विल नॉट डिस्कस इसको बहुत डिटेल में. विल ओनली रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स, जितना अपने यूज का है हम उतना करेंगे, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट देखते हैं. रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने उस दिन बोला था. सो द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ओके, व्हाट आर दे? सो आई हैड टोल्ड यू अबाउट कार्बोकेटायन, ठीक है. इसकी स्टेबिलिटी भी अभी चेक करेंगे. स्टेबिलिटी भी आती है चेक करने के लिए, सो यू शुड नो. वो अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो आप आओगे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन पे, ठीक है. देन वी हैड कार्बन आयन, ये भी आपने पढ़ा, ये केमिस्ट्री में आपके आएगा आगे, ठीक है. और कार्बोकेटायन, कार्बन आयन आपने पढ़ा होगा हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स में भी. सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद आता है तीसरा अपना कार्बीन, जो कि अपने किसी खासा काम का नहीं है टिल ग्रेड 12, ठीक. देन यू हैव नाइट्रीन, ये भी कुछ खास काम का नहीं है. और इसके बाद आता है लास्ट फ्री रेडिकल, ठीक है. चलो, तो फ्री रेडिकल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, मैंने क्लैरिफाई भी किया था कि फ्री रेडिकल क्या होता है. सो आई हैड डिस्कस्ड दैट पर्टिकुलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि फ्री रेडिकल, मैंने बोला था, क्लोरीन का एग्जांपल दिया था. तुम यूवी लाइट में क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल डालोगे, ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, क्लेवेज होगा. इट विल स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट आयंस, या उनके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बॉन्ड वाला शेयर कर रहे थे जो वो. सो व्हाट हैपेंस इज दैट विल टर्न इनटू अ फ्री रेडिकल, ठीक है. सो वन इलेक्ट्रॉन एक्सेस में उसके पास, तो फ्री रेडिकल है, ओके. कार्बोकेटायन में क्या है? कार्बोकेटायन, केटायन इज पॉजिटिव, सो कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज इज कार्बोकेटायन. कार्बन आयन, एनायन मींस नेगेटिव, सो carbon with a negative charge is carbon ion. Carbene, what is carbene? So carbene is a carbon with a lone pair of electrons. Lp है उसके पास, ठीक है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे हम कार्बीन कहते हैं. कार्बीन अभी यूज नहीं होगा, वो लेटर अगर तुम पढ़ोगे, लेट्स से इफ यू वांट टू गो इनटू यू वांट टू डू समथिंग स्पेसिफिक विद केमिस्ट्री, तब कार्बीन आएगा, अभी नहीं आएगा. सो अभी बात करते हैं नाइट्रीन. नाइट्रीन में क्या होता है बेटा कि नाइट्रीन में यू हैव टू लोन पेयर, वन बॉन्ड पेयर. नाइट्रोजन हैविंग टू लोन पेयर्स एंड वन बॉन्ड पेयर इज टर्म्ड एज नाइट्रीन, ठीक है. तो जब ये भी अपने सिलेबस में नहीं आएगा, नाइट्रीन कहीं आप यूज नहीं करोगे, ना ही आपने ऐसा सुना होगा नाइट्रीन यूज हुआ होगा कहीं पे, नो, ठीक है. अगर यूज हुआ भी होगा तो नाम ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन करके नहीं किया है कि नाइट्रीन है, इसका ऐसा कुछ है. सो इट इज नॉट समथिंग दैट विल वेस्ट मोर टाइम ऑन. देन कमिंग टू फ्री रेडिकल, ये अपने काम का है. सो एनी एटम, एनी स्पीशीज हैविंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज अ फ्री रेडिकल, ठीक है. दैट विल बी टर्म्ड एज अ फ्री रेडिकल. मैंने एग्जांपल दिया था क्लोरीन का कि इसको तुम यूवी लाइट में रखो, ठीक है. व्हाट विल हैपन? ऐसे हो जाएगा, ये टूट जाएगा. जो सीएल में बॉन्ड शेयर कर रहे थे, वो एक इलेक्ट्रॉन इनके पास रहेगा बाहर. सो दे आर हैविंग वन एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी योर फ्री रेडिकल. Okay. Okay. Archie wants to know what is lone pair, and I am having a very, very bad throat today, so I'm so sorry. Archie wants to know what is a lone pair and what is a bond pair. चलो अब देखते हैं कि ये कोई कंपाउंड है, ठीक है. CH3 सिंगल बॉन्ड N.
ठीक, अब यहाँ पे अगर बेटा आर्ची आप देखोगे, नोटिस करोगे, नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल, राइट। यहाँ पे ग्लेयर आ रहा है थोड़ा सा, ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो ये तो सच है। सो व्हाट हैपेंस, अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर आप 1 2 3 4 5, ठीक, सो 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग अ बॉन्ड विद द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल के साथ उसने 1 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए। भाई इसको अगर आप तुम ब्रेक करोगे तो ऐसे होगा ना, ये सी, कार्बन की वैलेंस ही 4 है, उसको 4 सेटिस्फाई करना है। सो सी के साथ इसने बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए। स्टिल इट इज लेफ्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। So if you see, there is one bond pair, इसको हम कहते हैं bond pair, and these two will be termed as 2 lone pair of electrons. So a nitrogen which has a 1 bond pair and 2 lone pair and is associated with carbon is termed as a nitrene. And जो आपको one homework I would like to give you children, आपने 11th में पढ़ी होगी एक theory, VSEPR theory, ठीक है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी होगी। प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज इट, ओके, एंड इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इट विल आल्सो हेल्प यू इन योर ऑर्गेनिक, राइट। नाउ द चैप्टर दैट विल बी टेकिंग अप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑल्दो मैंने वो टर्म 1 में ऑलरेडी करवा दिया है, आई टेक इट अप अगेन विद यू, बिकॉज लाइव पढ़ाने का अलग होता है, लेक्चर देखोगे तो मजा नहीं आएगा, बिकॉज योर डाउट्स ऑफ कोर्स आई कांट आंसर ड्यूरिंग द लेक्चर। सो आप PSEPR थ्योरी पहले से पढ़ के रखो, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम जब करेंगे तो बहुत यूटिलाइज करेंगे इसको, ओके। सो दिस इज अबाउट, मैंने कवर कर दिया है कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, ठीक है। सो फ्री रेडिकल इज स्पीशीज विद फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, पर फ्री रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट स्पीशीज with free unpaired electron is termed as a free radical. एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें पेयर नहीं है, ठीक, इसमें कोई पेयर नहीं है कि इसमें लोन पेयर वैसा कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रह गया, उसके साथ कोई नहीं पेयरिंग किया, सो उसको हम कहते हैं क्या, फ्री रेडिकल, ठीक। आई होप आई एम क्लियर टू यू चिल्ड्रन। जैसे कार्बन का एग्जाम्पल दूं, मान लो यहाँ पे हो कुछ ऐसा सा CH2N2, ठीक है। सो कार्बन के पास, अगर उसके पास बॉन्डिंग के लिए N तो डबल बॉन्ड अपना बना लेगा, तो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, कार्बन के पास 2 या CH2N कर लो, कार्बन के पास क्या हो जाएगा कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, सो दैट विल बी कार्बीन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अब मैं जब पढ़ाऊंगी तुमको रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बोलूंगी, क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मान लो मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो कार्बोकटायन पर अटैक करेगा जाके रिएजेंट, तो तुमको पता होना चाहिए कि कार्बोकटायन का मतलब क्या है, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन, व्हेन आई से कार्बन आयन मींस कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, व्हेन आई से फ्री रेडिकल, सो यू शुड इमीडिएटली, तुम्हारे दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए कि ओके मतलब इसके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, तो उसका मतलब फ्री रेडिकल है, ओके। सो एंड व्हेनेवर आई से लोन पेयर है मतलब इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ पेयर, दैट इज कॉल्ड एज LP और लोन पेयर, ठीक। और तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो फ्री रेडिकल कहते हैं उसको, ठीक। अभी ये आएगा, कब आएगा तुम्हारा चैप्टर, हम पढ़ेंगे जब ये तुम्हारा ये आया भी था, क्लोरोफॉर्म आता है, फॉस्जीन बनता है, उस केस में क्या आता है ना, फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन। सो ये हैलो एल्केन्स में था, तुम्हारा सिलेबस एलिमिनेट हो गया था, यानी मुझे ये अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट वाज देयर इन दिस चैप्टर, क्लोरोफॉर्म में था। सो फॉस्जीन बन जाता है ना, उसको कहते हैं सनलाइट हटाते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही होती है। चलो, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, था ना, था। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अभी इतना समझ आ गया? नहीं समझ आया मैं नोट्स भेजूंगी, रिवाइज करना, फिर भी नहीं समझ आया मैसेज करना, डोंट वरी, ओके। चलो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स।
मैं ऐसा करती हूँ, आई जस्ट गॉट एन आइडिया कि मैं VSEPR थ्योरी का एक यूट्यूब वीडियो बना दूंगी आज. सो उसको बना के आपको मैं आई शेयर द लिंक विद यू, सो दैट आपका VSEPR थ्योरी क्लियर भी हो जाएगा और मेरा एक वीडियो चला जाएगा. ठीक है, सही रहेगा. फिर अलग से अपने को पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा. तुम्हें भी जब भी टाइम मिले तो देख लेना फटाफट से. राइट. चलो, यस, ओके फाइन. अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दिख रहा है ना नया मार्कर, थोड़ा पतला दिख रहा होगा, मैंने नया खोला है अभी. तो अब मान लो तुमने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिख दिया और CH3, यहाँ पे लिख दिया CH, यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ पे लिख दिया O. ठीक है. अभी अब मतलब तुम्हें ऐसा कुछ मैं वो नहीं दे रही हूँ कि तुम्हें अभी कंपाउंड का नाम बताओ, तो डरना नहीं, कुछ नहीं. अब मान लो ये है, ठीक है, COH है, जैसे CHO है. CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है. ठीक. अब मेरी ध्यान से बात समझना, ठीक है. अब हम बात करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करते हैं, उनको साइट्स कैसे पता चलती है. अब मैं तुमसे ऐसे पूछूं कंपाउंड देके कि मान लो ये मेरा अनोनिमस न्यूक्लियोफाइल है, कुछ भी है, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, मैंने तुम्हें बोला नहीं क्या है. ठीक है, ये कहाँ अटैक करेगा, और ये रहा मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, ये कहाँ पे अटैक करेगा बताओ. मैंने तुमको ऐसे ही पूछ लिया कि बताओ कहाँ पे अटैक कर देगा ये जाके. ठीक है. सो यू शुड ऑलवेज हैव एन आइडिया कि कैसे एक्चुअली में ये जो स्पीशीज है तुम्हारे, कैसे जाके अटैक करते हैं. दिस इज समथिंग विच यू मस्ट नो, और तुम्हें रिएक्शन देख के समझ आना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे टोने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे टोने वाला है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर इज वन थिंग विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर हम आएंगे. किसी भी उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना स्पीशीज की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल लो, या किसी कंपाउंड में कितनी पोलैरिटी है वो बोल लो. ठीक है, तुम कोई भी शब्द यूज कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कितनी ज्यादा है ये डिटरमाइन करेगी कि इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ पुल करेगा. ये हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 10th में पढ़ के आए हुए हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रेटर फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगा इन अ बॉन्ड. व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, द स्पीशीज व्हिच हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ कोर्स गोइंग टू pull the shared pair of electrons towards itself, and of course जिसकी कम होगी वो नहीं करेगा. ठीक. तो हमेशा तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से कंपैरिजन ही नहीं, कार्बन से कोई कंपैरिजन नहीं है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. ठीक. सो हमेशा भी ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा और इसे लेते क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से अब क्या हो जाएगा, जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर खींच के रखेगा तो बेचारा इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. आएगा ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. तो तुमको ये स्पीशीज देख के ही समझ आ जाएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल डालू मैं इसमें, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, वो सीधे पहले जाके यही अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है. अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस तुम्हारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो तुमको समझ आना चाहिए कि ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, सल्फोनेशन कहाँ होगा, नाइट्रेशन कहाँ होगा. So whenever you are adding an electrophile, it's always going to search for a site which has excess of electrons, और वो वहीं जाके अटैक करेगा. एंड सिमिलरली बट पार्शियल नेगेटिव भी रहेगा, उस केस में भी सुशील इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा इसके पास ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि उसने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है. और इसीलिए बेचारे कार्बन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हट गए हैं तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस आएगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हटा हुआ है यहाँ से. ठीक है. सो जब भी तुमको इलेक्ट्रोफाइल डालोगे, कोई बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल डालो, कहाँ जाके अटैक करेगा, इसलिए इसमें कहाँ पे अटैक करेगा, तो तुमको अटैकिंग साइट्स पता होनी चाहिए. न्यूक्लियोफाइल डालोगे सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, जाके यहाँ अटैक करेगा. ठीक है. Yes. So love for electrons
and maybe you can say love for protons actually determines the types of effects which will take place during a chemical reaction. वो determine करते हैं कि कौन सा effect लगेगा, inductive लगेगा, electromagnetic लगेगा, resonance, hybrid conjugation, कुछ भी. सो यहाँ पे जब भी आप देखो तो आपको समझ आ रहना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करने वाला है. इसी के लिए, इसी को जानने के लिए और समझने के लिए पढ़ते हैं क्या, दूसरे अपने सारे इफेक्ट्स इन डिटेल. ठीक. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करती है. अब अपने पास इफेक्ट्स आ गए. कौन कौन से? पहला इफेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, सबसे ज्यादा तुम यूज करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है. आज तुम अगर एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में. यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम अगर तुमने आज ध्यान से पढ़ा. दूसरा इफेक्ट होता है आपका रेजोनेंस. तीसरा इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन. ये भी एक टाइप ऑफ रेजोनेंस ही बोल सकते हो इसे. और चौथा इफेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक. ये 4 तरीके के इफेक्ट्स आज हमको पढ़ने हैं, जानने हैं, समझने हैं. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आपको जो रनिंग नोट्स बनाया करो, उससे कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बढ़ा रहेगा. नहीं बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू राइट, बट बनाओगे तो अच्छा रहेगा. चलो, अब मैं एक कंपाउंड लिखती हूँ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, और तुम मुझे बताना कैसे यहाँ पे वो होगा, पोलैरिटी डेवलप करेगी. लेट्स से CH3 CH2 CH2 Cl. पहले समझना, लिखने के लिए मैं नोट्स दूंगी, कोई टेंशन नहीं है लिखने की. ठीक है ना. अब ये मैंने कंपाउंड लिखा है CH3 CH2 CH2 Cl. यहाँ Cl लगा दिया. Cl लगा दिया तो उसी समय क्या आ गई, Cl है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ. यस. Cl आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पे और पार्शियल नेगेटिव पे. ठीक है. अब जब Cl ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे इस वाले CH2 पे, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं. ठीक है भाई, H तो इधर इधर लगा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन से जा रहे हैं, जो बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच है यहाँ पे. सो व्हाट विल हैपन, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बन क्या करेगा कि ये एरो मतलब इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे कौन खींच रहा है. ठीक है. ये वाला कार्बन इस कार्बन से थोड़ी सी स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन 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 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत फोर्स से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, नहीं खींच सकता भाई, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम. तो क्या करेगा, स्लाइड फोर्स से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. अब जब ये स्लाइड फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वाला कार्बन थोड़ा सा और मतलब इसमें भी थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा. और अब जब इसमें थोड़ा ये वाला इफेक्ट आ गया पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश की है, तो इस पे भी हल्का इफेक्ट आएगा और लेगा. ठीक है. तो इसे हम कहते हैं क्या, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव. किसी का मैसेज है, पहले रिवर्ट करते फिर आगे बढ़ाऊंगी. मैम पता कैसे चलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव, बैलेंस शीट टेबल. बेटा पता ऐसे चलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देखने पड़ेंगे. फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा. ग्रुप 1 में कौन से आते हैं, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, ग्रुप 5 में, सो ऑन. जो जितने ज्यादा ग्रुप में आएगा, ग्रुप 7 की बात करूं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज उतनी ज्यादा होगी. ग्रुप 6 की बात करूं तो उनकी ग्रुप 7 से ऑफकोर्स कम होगी, बट ग्रुप 5 से ज्यादा होगी. ठीक है. सिमिलरली ग्रुप 4 में है तो बेचारा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट होगा ही नहीं. सो फॉर दैट यू शुड नो द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, की पता चल जाए कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन से आते हैं भाई, ज्यादा ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, नाइट्रोजन आता है टू सम एक्सटेंट. यही 4-5 एलिमेंट्स यूज होंगे जो कार्बन के साथ यहाँ पे कर रहे हैं सारा खेल. ठीक. सो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ऑक्टेट कंप्लीट मतलब वो स्टेबल. सो एवरीबॉडी इज स्ट्राइविंग फॉर स्टेबिलिटी इन देयर लाइव्स.
so are these atoms. So ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसको कंप्लीट, इसको दुनिया से लेना देना नहीं है, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा, एंड सिमिलरली जब इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन पुल होगा तो ये वाला कार्बन इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना चाहेगा, और फिर इससे। Now, if you see, if someone asks you on which carbon the inductive effect is going, and this effect is termed as inductive effect. When the electrons which are being shared between different atoms, they are being pulled by one atom towards itself, thereby creating a charge or polarity in the molecule, that is termed as inductive effect. And always remember, inductive effect is a permanent effect. ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये कोई टेम्पररी इफेक्ट नहीं है। ये सीएल तो यही बैठा हुआ है, कहीं जा थोड़ी रहा है। सो ये परमानेंट इफेक्ट है, इट इज नॉट अ टेम्पररी इफेक्ट, ठीक। तो अब लेकिन आप देखो एक चीज कि इस वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स उसने खींच लिए हैं, क्लोरीन ने, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है। सो क्लोरीन का जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा इस कार्बन पे होगा, उससे कम इस कार्बन पे, और सबसे कम इस कार्बन पे होगा जो उससे सबसे दूर है। This is as similar as you put a magnet and you put 3 iron nails at different distances. The one which is going to be closest to the magnets will experience the maximum pull, whereas the one which is the farthest from the magnet will experience the least pull from the magnet, right? So just like that, तुम्हारे inductive effect में भी क्या है कि जो एटम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, जो विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन उधर खींच रहा है, उसके सबसे पास होगा उससे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और जो एटम सबसे दूर होगा उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से उससे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये बात समझ आ रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा नहीं कि इनमें बराबर लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट तो है, सब पे लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट इस वाले कार्बन को करेगा, क्योंकि क्लोरीन सबसे पास इसी के है। उससे कम इफेक्ट इस कार्बन पे करेगा, और उससे कम इफेक्ट इस कार्बन पे करेगा, क्योंकि उससे बहुत दूर है, ठीक। सो इट इज सिमिलर एज वी स्टडी मैग्नेटिज्म में, कि मैग्नेट के जो जितना पास रहेगा उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा आयरन नेल को, एंड सिमिलरली जो जितनी दूर नेल रहेगी उस पर उसका उतना कम इफेक्ट देगा वो, ठीक। सो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात समझ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये समझ आया। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, यू अंडरस्टूड। अब हम पढ़ेंगे इसके दो टाइप्स, समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, मैं बाकी के इफेक्ट अभी मिटा दे रही हूँ, उसका कोई काम नहीं है, आई एम रबिंग इट ऑफ व्हेनेवर नीडेड, आई विल राइट इट, ठीक। तो अभी इंडक्टिव समझ लो, फिर बाकी भी समझेंगे। सो इंडक्टिव इफेक्ट अपना जो है ये कितनी तरीके का होता है, दो तरीके का होता है जी, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। There are two types of inductive effect, plus I minus I. जब कोई, अब याद रखना ये टर्म भी बहुत यूज होगा तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, EDG ऐसे लिखा होगा, EDG, EWG. Whenever you will have an electron donating group present in your molecule, which has a tendency to donate electron, जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए वो डोनेट करेगा, you will always see plus I effect coming into force. Whenever you will have an electron withdrawing group which has the tendency to withdraw electrons towards itself, you will always see minus I effect. कोई पूछे इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा मॉलिक्यूल से, उसे हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वो ले रहा है अपने को। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, EDG, उस केस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा होगा एटम में कि तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। सो दैट इज टर्म्ड एज प्लस आई इफेक्ट। नाउ देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स which show plus I effect, there are certain groups which show minus I effect. So usually तुम्हें कौन कौन से ग्रुप एनकाउंटर करोगे प्लस आई इफेक्ट के लिए, तुम सबसे ज्यादा देखोगे इसमें सारे अल्काइल ग्रुप, जितने अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, CH3, C2H5, C3H10, जो भी अल्काइल ग्रुप जितने तुम देखोगे वो सारे कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट। उन सबकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, सो दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज शो प्लस आई इफेक्ट।
Whereas if I talk about electron donating, electron withdrawing groups, like तुम्हारा क्या, तुमने Cl है, Br है, ठीक है, साइनो है, नाइट्रो है, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये सारे ग्रुप्स क्या दिखाएंगे, माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, सो दिस विल बी टर्म्ड एज minus I effect. So inductive effect is a permanent effect. It is of two types, plus I minus I. प्लस आई के केस में अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, भी एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी वी डू। और माइनस आई इफेक्ट में तुम्हारा जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, नाइट्रो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे हमेशा, तो उनको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब जैसे मान लो, क्लियर है, समझ आ गया, गुड, वेरी गुड, थैंक यू चिल्ड्रन फॉर कंफर्मिंग। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये अपने पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, मैंने बोला था कि उसके पास 5 होते पर 2 बॉन्डेड नहीं है, तो ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो 3 CH3 लग गए हैं। अब इस CH3 की टेंडेंसी क्या है, इनकी टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे, किसको पुश करेंगे, नाइट्रोजन को पुश करेंगे, क्योंकि ये जो है ये सारे कौन से ग्रुप है, EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनको इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं चाहिए, डोनेट करते रहते हैं। सो ऑल दीज मिथाइल ग्रुप्स आर गोइंग टू पुश देयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और ये कौन सा इफेक्ट रहेगा, तो ये होगा अपना प्लस आई इफेक्ट। ठीक, नाउ इंडक्टिव इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई पूछे, इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन एंड कार्बन आयन। हाउ इट डिटरमाइंस, आई विल टेल यू बाय टेलिंग यू एन एग्जांपल, बाय इलस्ट्रेटिंग एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये तुमको पता होना चाहिए कि यस, अब मान लो इतनी बात समझ आ गई, कैन आई इरेज दिस, शैल आई इरेज, और यू वांट टू टेक सम नोट्स, और या मैं नोट्स भेजूंगी एनीवे। सो जितने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे ना अभी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, उनमें सब में इसका खेल चलता है। सो काफी इसकी पहुंच है, ये तुम्हारे इंडक्टिव इफेक्ट की। चलो अब कहाँ पर ये काम करता है, कहाँ काम करता है, ये यूज करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में, ठीक है। सो यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की, में ये डिटरमाइन करता है। अब मान लो मेरा कार्बोकटायन है ये और एक ये, ठीक है, यहाँ पे मेरे लगे हैं तीनों CH3, 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 ठीक है, और एक कार्बन है यहाँ पे लगा है मेरा CH3, CH3, और इधर लगा है H। अब कोई तुमसे पूछे कि इन दोनों कार्बोकटायन में कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक, देखते हैं कौन सा ज्यादा हमेशा स्टेबल होगा कार्बोकटायन में। देखना कार्बोकटायन और कार्बोनाइन में उल्टा काम होगा। अब ये कार्बोकटायन है, कौन पूछेगा ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कौन सा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे इस कार्बन को, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन अब चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसको सारा ये जो मिथाइल ग्रुप है, कार्बोकटायन का पॉजिटिव चार्ज था, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिए भाई, ठीक है, क्योंकि इनको चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप देगा, पर हाइड्रोजन नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन, इसके बेचारे की इतनी पहुंच नहीं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स उनको देता रहे, नहीं हो सकता। तो इस केस में कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ये कार्बोकटायन। क्यों, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही नहीं है, इसको नीड है ही नहीं, इसको चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसको ये मिथाइल ग्रुप तीनों लगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश कर दे रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन द वन जिसमें हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हियर, सो यहाँ का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, यहाँ का प्लस आई इफेक्ट कम होगा। सो जब भी एक बात याद रखना, ये हमेशा याद रखना, जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इन केस ऑफ कार्बोकटायन उसको अनस्टेबल बनाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी कार्बोकटायन अनस्टेबल हो जाएगा, पर इस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी ही नहीं, इसलिए वो अनस्टेबल
नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन उसको आराम से पुश कर रही है। नेगेटिव बेटा नित्या डायरेक्टली नेगेटिव नहीं आ जाएगा, इसलिए क्योंकि ये पहले से कार्बोकटायन से पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी वो न्यूट्रल ही होगा खाली, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी से पॉजिटिव चार्ज था कटायन, कार्बोकटायन विद पॉजिटिव चार्ज। सो ओनली थिंग इज कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अनस्टेबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई हो रही है, मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस, इट इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, राइट। सो और हमेशा इन केस ऑफ कार्बोकटायन जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो उसको अनस्टेबल करेगा। लेकिन अब इतनी बात अगर तुम्हें समझ आ गई है तो मैं एक कार्बोनाइन का एग्जांपल लिखती हूँ, चलो, और तुम सभी क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं इस पे अब मुझे बताना, 2 मैं बताऊंगी, तीसरा आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक। अब ये क्या क्या किस पे इम्पैक्ट करता है देखो। अब दूसरा तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट देखता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, दूसरा देखता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। चलो अब मान लो ये है मेरा सेम, बिल्कुल सेम ही कंपाउंड रख रही हूँ, कुछ नहीं चेंज कर रही हूँ, ठीक। बस यहाँ पे मेरा कार्बोकटायन जो कार्बन आयन है, यहाँ पे लगे हैं 3 मिथाइल ग्रुप, और इस केस में भी मेरा कार्बन आयन है, और यहाँ पे लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ इस केस में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला अगर दिख नहीं रहा है, यहाँ क्लियर आ रहा है तो मैं इसे दिखा, ये मेरा कार्बन आयन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, और ये मेरा कार्बन आयन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम ब्रांचिंग है। अच्छा मैम लाइट आहे उधर, अभी तो नहीं आ रही होगी ना नू, मैंने वो करा है, इरेज किया है, ठीक है। है ना, चलो अब मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इधर अब जो तुम्हारा ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अब उस पे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको पुश करने लगेंगे, ठीक है। इस केस में अगर बात करूं, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो उसको पुश नहीं करेगा, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में, ये दोनों मिथाइल ग्रुप फिर से इलेक्ट्रॉन्स उसको पुश करेंगे कार्बन को। सो इस केस में अगर आप देखो कोई पूछे आपसे, ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसको और नेगेटिव चार्ज दे दो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम देते जाओगे उतना वो बेचारा अनस्टेबल होता जाएगा मेरा कार्बन आयन, ठीक है। सो दिस विल टर्म, अब यहाँ पे कार्बन आयन के केस में अगर मोर इलेक्ट्रॉन्स आए तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बोकटायन के केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में अनस्टेबल होता है, कार्बन आयन के केस में इलेक्ट्रॉन के एक्सेस में अनस्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐसे लिख लो, कार्बन आयन के केस में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तो वो अनस्टेबल होगा, और वो होगा ही होगा, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है भाई, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा। सो दिस विल बी मोर अनस्टेबल compared to this. So in this case, this will be more stable carbon ion than this one. तो तुम्हें रिएक्शन में हो सकता है कभी निकालना पड़े, पूछा जाए मैकेनिज्म में कि कौन सा कार्बन आयन स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, तो भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे ज्यादा, वो कार्बन आयन कम स्टेबल होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल impact the stability of the carbon ion, okay, whereas deficiency of electron will make sure that it becomes more stable, ठीक। यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ पे लगा है Cl, लगा Cl, और ये भी मेरा एक एसिड है, यहाँ पे लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक होगा, दिस इज द फर्स्ट वन, और कौन सा वाला कम एसिडिक होगा। फर्स्ट वन विल बी मोर एसिडिक, क्यों मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे अब देखो क्यों ये तुम्हारी एसिडिटी को भी डिटरमाइन करता है, इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे लगा है फर्स्ट वाले में फ्लोरीन, ये लेगा इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन इज EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
अब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, अब इस कार्बन को भी जाने वाला पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव ऐसा लिख देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। जब इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक। और ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचते खींचते ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगी हाइड्रोजन से। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो हाइड्रोजन बेचारा क्या हो जाएगा, उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा, H+ बाहर आ जाएगा। सेकंड केस को देख लेते हैं, फिर अभी आएंगे एसिडिटी क्या होती है। सेकंड केस में क्या होगा कि यहां से तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है, पर हाइड्रोजन ऐसा नहीं करेगा, ठीक। सो हाइड्रोजन is not more electronegative than carbon, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा, it will not happen. So in this case जो हाइड्रोजन है वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा compared to this one. And acidity is all about proton generation, H+ आना चाहिए। So इस केस में in the first case हाइड्रोजन तुरंत बाहर हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये साइकिल टॉक्सिक साइकिल कंटिन्यू करेगी, सब अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते रहेंगे। सबसे कमजोर इन सब में कौन है, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन में सबसे कमजोर है हाइड्रोजन, इसको बेचारे को बाहर कर देंगे लात मार के, तो ये निकल गया। सो एसिडिटी क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस जिसको हम डालें पानी में, कितनी जल्दी हाइड्रोजन या कितनी जल्दी H+ या हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन जनरेट करता है, दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू, और it is a factor which is responsible for acidity of a compound. So what we can say is कि this acid is going to be more acidic where electron withdrawing groups are present, whereas यहाँ पे electron withdrawing groups are lesser compared to the first case. So इसकी acidity by default इससे कम हो जाएगी। Where more electron withdrawing groups are present, that will be more acidic, because more electron withdrawing groups will always ensure that the hydrogen is released quickly in the solution, therefore increasing the acidity of that particular compound, ठीक। चलो, take care, bye bye, see you all on Monday, bye bye।